दोस्तों, कल की वीडियो में हमने एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम के कट ऑफ और वर्तमान समय का आपको क्या उपयोग करना चाहिए इस पर चर्चा किया। आज की वीडियो में हम मुख्य परीक्षा का क्या पैटर्न है, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू को मिलाकर कितने नंबरों पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, मतलब कट ऑफ क्या होता है अंतिम, और मुख्य परीक्षा में कौन कौन सी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जिन पे ध्यान दिया जाना आवश्यक है, मतलब इसकी रणनीति पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम पेपर वाइज जो है एनालिसिस करेंगे, सिलेबस का डिकोडिंग करेंगे और साथ ही इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पैटर्न पर देखें। तो ये सिलेबस में डिटेल में आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी ये मिला, लेकिन फिर भी मैं संक्षिप्त में इसमें चर्चा कर लूँ कि मुख्य परीक्षा में 6 पेपर होते हैं। ऊपर प्रथम जो 3 प्रश्न पत्र हैं वो 2 भागों में विभक्त होते हैं, खंड आ खंड बा, मतलब पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड होते हैं और प्रत्येक पार्ट 150 मार्क्स का होता है। इस प्रकार से प्रारंभिक जो 3 प्रश्न पत्र हैं वो 300 नंबर के होते हैं, जबकि चौथा और 5वां पेपर, चौथा पेपर जो एथिक्स का होता है, जिसे आजकल दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन संबंधी चीज़ें शामिल कर दिया है, लेकिन मेनली एथिक्स का है, ये 200 अंकों का होता है। और 5वां पेपर हिंदी का 200 अंकों का और 6वां निबंध और प्रारूप लेखन का 100 अंकों का होता है। और जो ऊपर के 3 प्रश्न पत्र हैं वो खंड आ और खंड बा में डिवाइडेड हैं। जैसे पहला पेपर जो है वो खंड आ में इतिहास है, खंड बा में भूगोल है। दूसरे पेपर की बात करें हम तो खंड आ में पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन, और सेकंड पोर्शन खंड बा जो है वो अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र है। तीसरे पेपर की बात करें तो पूरा एक ही है, वो 2 पार्ट उसी में किए गए हैं और वो है साइंस टेक्नोलॉजी पर आधारित। 1400 अंकों का 1400 का जो है वो मेंस होगा और 175 का इंटरव्यू होगा। कुल अंक जो होते हैं इंटरव्यू मिला के 1575 अंक जो हैं टोटल अंक होते हैं। अब हम देखते हैं कि कितने अंक प्राप्त होने पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो इसके लिए हम 2018 के कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। ये आयोग द्वारा जारी अंतिम कट ऑफ है जो फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ था 2018 के एग्ज़ाम का। यहाँ आप देख रहे होंगे कि राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष मतलब डिप्टी कलेक्टर का जो पद है वो अनरिजर्व कैटेगरी के मेल के लिए 946 गया है, 946 जो है ये कट ऑफ अंतिम गया है। डीएसपी का कम गया है 935, जिला जेल अधीक्षक का गया है 932, डीईओ डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर जिला आबकारी अधिकारी का 945। तो आप देख रहे होंगे कि नंबरों में काफ़ी कम अंतर है। जहां डिप्टी कलेक्टर का 946 गया है वहीं डीओ का कितना गया है, 945 गया है, मात्र 1 अंक का अंतर है। इसी तरीके से कमर्शियल टैक्स ऑफिसर जिसको स्टेट जीएसटी ऑफिसर आजकल कहते हैं 940 गया है, 5 अंक कम गए हैं डीओ से। आगे हम देखें कुछ महत्वपूर्ण पद, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जिला पंजीयक 945 गया है, जबकि 946 डिप्टी कलेक्टर गया है। तो आप देख रहे हैं कि 946 डिप्टी कलेक्टर गया है और उससे 1 अंक कम पे आपको डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जैसे पद मिल रहे हैं। मतलब सिर्फ 1 नंबर यदि आपका कम है तो आप डिप्टी कलेक्टर से नीचे आकर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार या फिर डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर में आ जाएंगे। बाल विकास परियोजना अधिकारी जो है सीडीपीओ 921 गया है, नायब तहसीलदार 908 गया है, ठीक है, आबकारी सब इंस्पेक्टर 897। इस तरीके से आप अंतिम पद देखें जो पीएससी का जनरली सबसे अंत में जो लोग भरते हैं, सहकारिता निरीक्षक कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, वो 888 गया हुआ है। अब आप देखें अंतर कितना है, ये 888 है, 888 पे गया है जो अंतिम क्लोज हुआ है जनरल का, और जो डिप्टी कलेक्टर है 946 पे जो है कट ऑफ गया है। अब आप देखें कि 50 से लेकर 70 अंकों के बीच में पूरा खेल हो जाता है। मतलब टॉप डिप्टी कलेक्टर की बात करें तो 946 और लास्ट पद की जो बात करें तो वो है 888 कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर। तो इससे ये पता चलता है कि आपको मिनिमम 800 के ऊपर मुख्य परीक्षा में चाहिए, और यदि आपको मिनिमम 100 नंबर भी मिल गए इसमें इंटरव्यू में तो आपके 900 हो जाते हैं। ये मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम की तो लिमिट होती नहीं है। मैक्सिमम तो ये होना चाहिए कि आपको 900 प्लस जो है मेंस में होना चाहिए और अबाउट 150 इंटरव्यू में होना चाहिए, ताकि जो है आप 1050 अंक लगभग ले सकें। यदि हम पिछले टॉपर्स की बात करें, 2017 की टॉपर संपदा सराफ की बात करें तो 1000 अंक मिले थे उन्हें, मुख्य परीक्षा में 850 और इंटरव्यू में 150। इसी तरीके से 2018 के टॉपर हर्षल चौधरी की बात करें
तो उन्हें भी लगभग 1025 अंक मिले थे, 150 प्लस 875 समथिंग। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको अब आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, आपके लिए बेस्ट ये रहेगा, टारगेट ये होना चाहिए कि मुख्य परीक्षा में आप ऐसी तैयारी करें कि 900 के आसपास आपको अंक मिल जाएं। ये आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए, ये मैंने एक बता दिया कट ऑफ का तरीका, इसको आप आयोग की साइट में भी जाके देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितने अंक लेने पर कौन कौन सी पोस्टें मिल सकती हैं। आपको अच्छे पोस्ट, यदि अच्छी पोस्टों की तलाश है तो निश्चित तौर पे आपको 900 प्लस अंक लेने पड़ेंगे। अब हम आइए देखें प्रथम 3 पेपरों पे थोड़ा सा और डिटेल में पैटर्न देख लें, जो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड हैं ऊपर के 3 पेपर। तो प्रत्येक पार्ट में क्या है, प्रत्येक पार्ट को 5 यूनिट्स में बांटा गया है और प्रत्येक यूनिट से कितने अंक के कौन कौन से प्रश्न आएंगे इसमें संक्षिप्त में देख लें। ये भी आपको सिलेबस में डिटेल में पूरा मिल जाएगा। जैसे प्रत्येक यूनिट में अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है 3 आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा, मतलब 9 अंक जो है अति लघुत्तरीय हो गए, जो कि 10 शब्दों में लिखे जाने हैं, मतलब एक पंक्ति में लिखे जाना है, स्पष्ट रूप से लिखा है। फिर लघुत्तरीय प्रश्न जो है प्रत्येक यूनिट से 2 आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा, कुल मतलब प्रत्येक यूनिट से 10 अंकों का होगा और प्रत्येक यूनिट से निबंधात्मक प्रश्न 1 आएगा। इस प्रकार से प्रत्येक यूनिट से 30 अंकों का पूछे जाएंगे और 5 यूनिट हैं तो प्रत्येक खंड जो है वो कितने का हो गया, 150 अंकों का हो गया। अब यदि हम प्रत्येक पार्ट वाइज देखें तो प्रत्येक पार्ट में अति लघुत्तरीय जो 10 शब्दों में लिखे जाने हैं एक पंक्ति में, वो 15 प्रश्न होंगे और 3 अंकों का एक प्रश्न है, मतलब 45 नंबर के ये हो गए अति लघुत्तरीय। फिर लघुत्तरीय की बात करें जिन्हें 5 से 6 पंक्ति में लिखे जाना है, 50 से 60 शब्द लिखना है जिनको, वो 5 प्रश्न आएंगे, 5 अंकों का रहेगा, 10 प्रश्न आएंगे, मतलब 50 नंबर का ये हो गया। और जो बड़े प्रश्न हैं निबंधात्मक जिन्हें बोल रहे हैं, जो उतने बड़े भी नहीं हैं, 200 शब्दों में लिखने हैं जिन्हें, वो 5 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 11 अंकों का होगा, तो ये टोटल 55 हो गया। इस तरीके से आपके 150 जो हैं हो गए। अब आपको मेहनत इस तरीके से करना है कि आपके अति लघुत्तरीय और जो लघुत्तरीय वो मैक्सिमम प्रश्न आपसे बन जाएं। दीर्घ उत्तरी में आपके पास ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑप्शन चूंकि रहते हैं तो वहाँ थोड़ा सा आपको राहत मिल जाती है, लेकिन अति लघुत्तरी और लघुत्तरी में आपके द्वारा ज़्यादा मेहनत किया जाना जरूरी है। तो आइए एक मोटा पैटर्न ये देख लें कि आपको किस तरीके से मेहनत करें या किन बातों का ख्याल रखें ताकि आप 900 के आसपास नंबर जो है मुख्य परीक्षा में स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले तो हम जब भी कोई प्लानिंग करते हैं तो समय सीमा का ख्याल रखते हैं। तो आपको पता है कि ये 23 नवंबर से आयोग ने बताया है मुख्य परीक्षा, मतलब लगभग आपको 3.25 महीने हैं, लेकिन हमने यहाँ 3 महीने इसलिए लिखा है कि आपको 3 महीने में एक पूरी तैयारी हो जानी चाहिए। इसके बाद का जो समय बचेगा, ये मान के चलिए, वो यदि कुछ बचा हुआ पोर्शन रहेगा उसको कंप्लीट करने में या फिर रिवीजन करने में आप दे सकते हैं। तो वैसे जनरली आपके पास 3.5 महीने से ऊपर का समय है, किंतु हमने रफली यहाँ 3 महीने लिया है, ठीक है, क्योंकि समय वैसे भी बढ़ ही जाता है, कुछ समय आपकी कई चीज़ें रह जाती हैं। तो एक पास आपको पता चल गया कि आपके पास टाइम लिमिट कितनी है। फिर हम बात करेंगे कि आपको जो बुक्स जिनकी हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस पेपर के लिए कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए, उसमें आपको अपने सोर्सेस या बुक्स रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रखने हैं। मतलब आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में मुख्य अंतर यही है कि प्रारंभिक परीक्षा में तो आप ऐसा था कि कहीं से भी आपको डेटा मिल गया, आपने वो डेटा कलेक्ट कर लिया, दिमाग में डाल लिया और वहाँ 4 ऑप्शन देख के आपको वैसे ही आ जाता था। किंतु मुख्य परीक्षा में ऐसा नहीं है। मुख्य परीक्षा में जब तक आपको कोई भी चीज़ एक निश्चित पैटर्न पे नहीं पता है, आपको सारे डेटा एक निश्चित अरेंज किए हुए नहीं हैं, तब तक आप अच्छा उत्तर नहीं लिख सकते। एक अच्छे आंसर राइटिंग के लिए क्या होना चाहिए, आपको डेटा के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और इसके लिए आपको लिमिटेड चीज़ें पढ़ना है। आपको यहाँ वहाँ कई जगह बिल्कुल नहीं भागना। यदि आप प्रारंभिक परीक्षा के स्टाइल में इसमें एक ही चीज़ के लिए कई सोर्स मटेरियल देखेंगे, तब ऐसे में कन्फ्यूज़न की स्थिति होगी और आपका जो है मुख्य परीक्षा की तैयारी गलत दिशा में जा सकती है। तो कहने का तात्पर्य है आपको रिसोर्सेस या किताबें बिल्कुल लिमिटेड रखना है। उन्हीं किताबों को कई बार पढ़ना है, उनको आपको रिवीजन पे अधिक फोकस करना है, लिखने की प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस पे अधिक करना है। अब हम बात करें ब्रीफ नोट्स मेकिंग की, तो आप कोई भी किताब पढ़ लें, कोई भी किसी के भी नोट्स पढ़ लें, उतने प्रभावी नहीं रहेंगे जब तक आप संक्षिप्त में, जिसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, कीवर्ड्स फॉर्म में आप ब्रीफ नोट्स मेकिंग जरूर करें। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं वो आपके बिल्कुल मिस नहीं होंगे और जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनमें भी आप मैक्सिमम कर पाएंगे।
ठीक है। और ये ब्रीफ नोट्स मेकिंग जो है ये आपको निबंधात्मक में भी पूरे के पूरे काम आएंगे, क्योंकि आपके पास पॉइंट्स पूरे रहेंगे, बस उनको आपको थोड़ा एक्सप्लेन भर करना पड़ेगा। तो आप ये मत सोचें कि 3 महीने बचे हैं, अब हम नोट्स मेकिंग कैसे करें इतने कम समय में। मैं बता रहा हूँ आपको फुल लेंथ नोट्स मेकिंग नहीं करना है कि आप कॉपी पे कॉपी भरें। आप संक्षिप्त में पतले पतले रजिस्टर बनाएं और बिल्कुल कीवर्ड्स स्टाइल में ब्रीफ में नोट्स बना लें। निश्चित तौर पे आप विश्वास करें बहुत काम आने वाले हैं आगे मुख्य परीक्षा में। चौथी चीज़ है आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मुख्य परीक्षा, अपने पहले की वीडियो में भी हमने चर्चा किया है कि मुख्य परीक्षा में वैल्यूअर और आपके बीच में आप नहीं है बल्कि आपकी कॉपी है, और आपकी कॉपी ही सब बोलेगी कि आपका सोचने का क्या तरीका है, आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी राइटिंग स्किल क्या है, आपके शब्द चयन का स्वरूप क्या है। तो आपके बीच में कॉपी ही आपका व्यक्तित्व बताएगी। तो ये तभी आपके जो है बहुत अच्छे तरीके से आप लिख पाएंगे जब आप डे टू डे राइटिंग प्रैक्टिस करें। कई लोगों को लगता है कि यार हम पढ़ने में ज़्यादा समय दें, लिखने में क्यों समय बर्बाद करें, बट ये गलतफहमी में है। कम से कम आपको आज से ही 1 घंटे लिखने की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। यह आप मेंस निकालने का रामबाण तरीका है। राइटिंग प्रैक्टिस मिनिमम 1 आवर अनिवार्य रूप से करें। अब जब आपकी 1-2 महीने में जो है तैयारी हो जाएगी तो फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं भी जो टेस्ट सीरीज जहाँ चल रही है वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि क्या आप समय पे पेपर पूरा कर पा रहे हैं या आपकी किस लेवल पे कहाँ कमी रह जा रही है। ये टेस्ट सीरीज़ किसी कोचिंग की हो सकती है, आपके यदि आप ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो दोस्तों के बीच में भी की जा सकती है, लेकिन किसी भी रूप में हो टेस्ट सीरीज़ आप अनिवार्य रूप से लगाएं। और अंतिम बात है समुचित रणनीति। तो ये रणनीति के ही पार्ट हैं, पोर्शंस हैं। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपको 900 प्लस नंबर लेने हैं तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपरों पे तो ध्यान देना ही देना है, लेकिन जो नीचे के 3 पेपर हैं, 4th, 5th और 6th, इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जो है मैक्सिमम छात्र क्या हैं, पहले, दूसरे, तीसरे पेपर पे बहुत अधिक मेहनत कर लेते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि ये 900 की ये हो गए 300 के। लेकिन जो आखिरी के जो 3 पेपर हैं, जो एथिक्स का है 200 नंबर का, हिंदी का है 200 नंबर का और निबंध का है 100 नंबर का, ये पेपर जो 500 के हैं, ये मेरिट निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि इन पेपरों पे आप कम समय पे बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, जबकि ऊपर के 3 पेपरों में आपको अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। तो रणनीति से मतलब ये है कि आप जो 3 महीने अभी पढ़ेंगे तो आप पहले, दूसरे, तीसरे पेपर के लिए तो आप टाइम शेड्यूल बना सकते हैं कि हम इस महीने में, अगस्त के महीने में ये पेपर करेंगे, इस पेपर का ये पार्ट करेंगे, नेक्स्ट महीने हम ये, जो भी आपको अच्छा लगे वो पार्ट कर लीजिए। मतलब एक शेड्यूल बना सकते हैं आप ऊपर के 3 पेपरों के लिए। लेकिन जो नीचे के 3 पेपर हैं, एथिक्स, हिंदी और निबंध के, इनको आपको कंटिन्यूसली चलना है, सतत रूप से 3 महीने इनको चलने देना है। इनको आपको किसी शेड्यूल में नहीं बांटना कि हम इनको 2 महीने बाद पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे हिंदी के लिए आप जस्ट फिक्स कर लीजिए कि आधा घंटे आपको डेली देना है। यदि आप आधा घंटे डेली 3 महीने दे दिए तो हिंदी में आपको कोई इशू नहीं आएगा और निश्चित तौर पर 150 के ऊपर आपके आएंगे नंबर। इसी तरीके से एथिक्स की बात है, उसमें भी आपको आधा घंटे या कभी आवश्यकता पड़े तो 1 घंटे आपको डेली देना है। और निबंध में भी आपको ये प्रैक्टिस करना है कि सप्ताह में कम से कम 1 या 2 निबंध आप लिखें। तो जो नीचे के चौथे, 5वें, 6वें पेपर हैं, इसमें आपको डेली पढ़ते जाना है। इससे आपका वर्डन बिल्कुल वर्डन नहीं होगा, आपको बिल्कुल आसानी से 3 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे और काफ़ी अच्छा स्कोर इन पेपरों में आप कर सकते हैं। मतलब 350 के ऊपर ला सकते हैं आप आउट ऑफ 500। और ऊपर के पेपरों में भी आप शेड्यूल बना के पेपर करें कि किन महीनों में आपके कौन कौन से पोर्शन कंप्लीट करने हैं। टाइम लिमिट का बिल्कुल ख्याल रखें। यदि आप बिना शेड्यूल के पढ़ेंगे तो आपका इतना जो बड़ा सिलेबस है कवर नहीं हो पाएगा। और अगले वीडियो में हम एक पेपर को लेके चलेंगे, सिलेबस डिकोड करेंगे और कौन कौन सी किताबें पढ़ी जा सकती हैं इन पे चर्चा करेंगे। मैं कोई एक किताब नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको कई किताबों का ऑप्शन बता दूंगा कि आपको जो भी बेस्ट लगे 3-4 किताबों में से मैं आपको एक ही सब्जेक्ट पे 3-4 किताबें बताऊंगा और आपके पास जो उपलब्ध हो या जो आपको बेस्ट लगे उसको आप फॉलो करें। लेकिन बहुत सारी किताबों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। और इन समस्त चीज़ों का यदि आप मुख्य परीक्षा में ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे मुख्य परीक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और मुख्य परीक्षा में जितने अधिक अंक आप ले सकते हैं लीजिए, ताकि इंटरव्यू में आपको झंझट ना रहे। यदि उसमें कम अंक भी आए तो आपके फाइनल सिलेक्शन होने में कोई दिक्कत ना आए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।